इस सेशन के अंदर हम टेबल के एडवांटेज को समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा सेट के अंदर टेबल किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं और उसका एक्चुअल बेनिफिट किस तरह से। एक छोटी सी एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। एग्जांपल में हमने बताया है कि कंपनी ने डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट डेट्स में सेल की है और ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में 4 डिफरेंट रीजन्स में सेल की गई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और डिफरेंट रीजन्स में सेल्स की जो अमाउंट है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ईच डेट के अंदर ईच प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो टोटल रेवेन्यू डिफरेंट रीजन से जनरेट हुआ वो है कितना। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैंने इन चारों कॉलम्स को सेलेक्ट किया और जहाँ पर मुझे इसका आंसर चाहिए उस कॉलम तक की रेंज बना ली और होम के टैब से हम ऑटो सम के बटन पे क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल बटन हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें मुझे ईच प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो टोटल रेवेन्यू हमने जनरेट किया वो यहाँ पर मेरे पास आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें पता है कि सम इफ़ का फंक्शन हमारी मदद कर सकता है। सो मैंने अप्लाई किया इक्वल टू सम इफ़ एंड ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद समझ ने पहला सवाल किया रेंज बताइए। सो रेंज के अंदर मैंने तमाम प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद रेंज को लॉक करते हैं F4 एंड देन कॉमा। इसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है कि इस रेंज में से सर्च क्या करना है। सो हमने कहा कि इस रेंज में से आप कीबोर्ड को सर्च करो। लाइक मैंने J3 सेल सेलेक्ट किया एंड देन कॉमा एंड देन उसके बाद सम रेंज बता दें कि किसको फिर एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, सम किसे करना है। सो हमने कहा कि सम करें आप इस टोटल के कॉलम को और इस रेंज को भी मैंने F4 करके लॉक कर दिया एंड देन सिंपली इंटर एंड देन फाइनली मैं इस फार्मूला को ट्रैक कर लेता हूँ बाकी तमाम सेल्स के अंदर। तो मेरे पास ईच प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ वो मेरे पास ब्रेक होकर आ गया। और अगर मैं ऑल्ट इक्वल करके इन तमाम सम्स को देखना चाहूँ तो आंसर आ रहा है 51,498 और मैं चेक कर लेता हूँ टोटल में जाकर लास्ट में और देख लेता हूँ इक्वल टू 51,498 बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आता है एक मिसाल के तौर पर कि अगर आप कोई नई डेट यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 22 2015 को फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कीबोर्ड सेल किया और डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, टोटल मेरे पास आ गया। तो क्या ये टोटल ये जो वैल्यूज़ हैं और ये टोटल मेरे पास ऊपर तमाम सम इफ के अंदर अपडेट हो गया है? तो आप देखें नहीं हुआ है, आंसर स्टिल वही है 51,489। वजह यह है कि आपने जो वैल्यूज़ हैं जो रेंज बनाई हुई है वो सेल नंबर C3 से C53 तक की रेंज बनाई है जबकि डाटा हमारा C54 में अब जाना शुरू हो गया है। तो अगर आप किसी ऐसे डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं कि जहां आपको पता है कि नई एंट्रियां होंगी, न्यू रॉज जो है वो डाटा वहां इंसर्ट होगा और वो जो भी डाटा यहां इंसर्ट हो वो डायनेमिकली इस रिपोर्ट का पार्ट खुद ब खुद बनता चला जाए, तो मेरा सजेशन ये है कि अपने डाटा को सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करें। सो डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टेबल। टेबल पे जस्ट हम क्लिक करते हैं, इसने बाय डिफ़ॉल्ट डाटा की रेंज बना ली है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें कि डाटा की रेंज बिल्कुल ठीक है तो फाइन, अदरवाइज़ आप सिंपली ओके करें, आपका डाटा टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो टेबल का अपना एक डिज़ाइन का टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। सो डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ? इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होगा कि यहाँ आप नोट करें कि लास्ट सेल पर आपके पास एक्सटेंड टेबल की एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, ये रेंज को आपने सबसे ज़्यादा नोटिस करना है और इसका फ़ायदा देखिएगा। अभी इस वक्त मैं बराबर वाले सेल की मदद ले रहा हूँ, सेम फार्मूला मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने जो सम इफ के ज़रिए फार्मूला लिखा था वो 53 तक इस वक्त लिमिटेड है, लेकिन अब मैं नया फार्मूला यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और एक काम करता हूँ उससे पहले कि रॉ नंबर 54 को मैं फ़िलहाल डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है ना, फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, इसने कहा रेंज बताइए। सो मैंने कहा रेंज में ये हमारी प्रोडक्ट है
एंड देन F4 कॉमा। अब देखिए जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, इसने खुद से उस प्रोडक्ट के कॉलम को एक नाम दे दिया है, टेबल 1 और प्रोडक्ट। जबकि पहले क्या था, C3 से C53 तक की रेंज आ रही थी। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट कॉलम जो है वो खुद ही एक पूरी रेंज बनकर हमारे पास आ रही है और ये नेम मैनेजर है। अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन के अंदर हमने नेम मैनेजर के बारे में डिटेल में बात की थी कि उसमें रेंज लॉक होती है, आपको रेंज को लॉक नहीं करना पड़ता, राइट। तो मुझे इसे F4 करने की भी ज़रूरत नहीं है और जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो रेंज हमारी लॉक रहेगी। ये हमें एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात क्या है, क्राइटेरिया बताइए। तो क्राइटेरिया मेरा कीबोर्ड है, कॉमा, इसमें से ढूंढना क्या है। अब मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ कि टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल, या मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक टोटल को एक्चुअली कैलकुलेट कर दे, या फिर मैं इसकी रेंज भी बना सकता हूँ। सो मैंने रेंज बना ली एंड देन सिंपली ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। आंसर बिल्कुल सेम है, होना भी चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या होगी, अच्छी बात ये होगी कि अगर अब मैं यहाँ कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ लास्ट में, फॉर एग्जांपल 2015 1 जनवरी 22 जनवरी को हमारी जो है वो कोई एक नई प्रोडक्ट की एंट्री मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ और आप देखिएगा कि ये टोटल रेवेन्यू के अंदर ऐड हो गई, ये आप देखें, राइट। सो फ़ायदा ये होता है कि जब आप रेंज क्रिएट करते हैं, टेबल की रेंज बनाते हैं, तो टेबल के ज़रिए फार्मूला डिफाइन करने का सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा ही यही होता है कि आपका टेबल यानी डाटा जैसे जैसे उसमें इंसर्ट होता रहेगा, टेबल की रेंज खुद ब खुद एक्सटेंड होती चली जाएगी और जो भी आपने रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट आपकी डायनेमिकली अपडेट होगी। तो ये टेबल मेरा मशवरा है कि टेबल बनाकर आपने डाटा इंसर्ट करना है और फिर फार्मूलाज लगाने ताकि वो डायनेमिकली अपडेट होते रहें।